का 8वां भाग है स्वतंत्रता। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगे शिरीन को सभी सेवकों को अपने वफादारों में परिवर्तित करने में। बेशक क्योंकि ये सब इतने कम समय में हुआ है, शिरीन उन्हें दोस्तों की तरह नहीं देखती थी, लेकिन वो सुनिश्चित कर सकती थी कि वो विश्वासघात नहीं करेंगे और उसके बजाय उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, किसी को भी उसकी इजाजत के बिना उसके कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उनमें से किसी ने भी यह गलती करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि दूसरे कमरे या आंगन में वो खड़े रहते थे। जब वो जादू का इस्तेमाल करती चुपके से, तो भी किसी ने उसे नहीं देखा। बेशक उन्होंने शक नहीं किया, क्योंकि अभी उन्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, इसीलिए वो उसके बारे में कुछ भी जान नहीं सकते थे। क्योंकि शिरीन महादेव प्रताप सिंह के निवास से बाहर आई थी। वो इधर उधर भटक रही थी सड़कों पर, यहां तक कि उसने कुछ वस्तुएं भी खरीदी। जब वो बाहर थी तब उसने पुरुष का भेष और पोशाक बना रखी थी, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। यही वजह थी कि उसने अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया। अब वो जो चाहे वो कर सकती थी। बस एक चीज की कमी थी, वो थी उसके पास पैसे कम थे, और जितने थे वो सीमित थे। वो कई चीजें खरीदना चाहती थी। शायद ये समय था वो सोचे कि वो अधिक से अधिक पैसा कमाए। उसका शरीर कुपोषित था लंबे समय से, और वो वास्तव में काफी कमजोर थी, खासकर जब से वो एक भारी बारिश के दौरान जंगल के पीछे वाले पर्वत से लौटी थी। तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो काफी बीमार पड़ गई थी। सौभाग्य से वो काफी अच्छी तरह से वाकिफ थी चिकित्सा मामलों में, और उसने खुद की मालिश की और इलाज करके खुद को ठीक भी कर लिया था। वो चिकित्सालय से कुछ दवा लेने में कामयाब रही, जिसने उसे फ्लू से सुरक्षित रखा। हालांकि वो ठीक हो गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई थी। वो कमजोर थी, और उसके लिए कभी कभी जादू का उपयोग करना भी आसान नहीं था। उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए मूल्यवान दवाओं की आवश्यकता थी, लेकिन वो दवा आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। कभी कभी ये नीलामियों में पाई जा सकती थी, लेकिन हर एक वस्तु वास्तव में काफी महंगी थी। सबसे सस्ती सामग्री जिसकी उसे जरूरत थी, वो भी 10,000 की थी, और बाकी सभी 6 सामग्रियों को इकट्ठा करने में उसे लगभग 15,000 आनों की आवश्यकता होगी। लेकिन अफसोस, उसका मासिक जेब खर्च केवल 30 आने था, जिसका मतलब उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। 15,000 सामान्य व्यक्ति की वार्षिक आय के 5 साल के बराबर था। उसके पिता उस जैसी काली भेड़ समान बेटी के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे। इस प्रकार उसे अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। वो यहाँ अकेली आई थी, और वर्तमान में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसके अलावा अभी इस समय के बारे में उसे बहुत कुछ समझना था। उसके लिए अब पैसा कमाना इतना आसान नहीं होने वाला था। यह भीमपुर राज्य की मुख्य राजधानी थी। तभी यहाँ रात में सड़क पर भीड़ का एक समूह था। ये आम लोग और व्यापारियों की भीड़ थी। ये वास्तव में बड़ा ही जीवंत शहर था। शिरीन उद्देश्यपूर्ण तरीके से घूम रही थी, और उसकी नजर नीलामी कक्ष पर पड़ी। यह शहर का सबसे बड़ा नीलामी कक्ष था। इमारत बहुत उच्च कोटि के कारीगरों ने बनाई थी। गुंबद के ऊपर वाला हिस्सा शुद्ध सोने के साथ बनाया गया था, और उस इमारत का नाम लक्ष्मी भवन था। इमारत अभी भी उज्जवल थी। जाहिर है वहां कोई नीलामी चल रही थी। शिरीन एक नजर रखना चाहती थी और देखना चाहती थी क्या वो अधिक पैसा कमा सकती है किसी न किसी तरह। हालांकि उसे एक सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया। सुरक्षाकर्मी की पोशाक काफी चमकदार और शानदार थी। शिरीन ने न केवल एक सामान्य पोशाक पहनी थी, जब वो बाहर थी उसने अपनी उपस्थिति भी बदल दी थी, और उसके माथे पर लाल निशान छिपाने के लिए त्वचा का रंग भी सांवला कर लिया था। वो लंबाई में भी छोटी थी, इसीलिए वो एक युवा बच्चे की तरह दिखती थी जो अभी अभी गांव से भाग कर आया हो। लक्ष्मी भवन के सामने किसी भी सुरक्षाकर्मी की वेशभूषा उसे आसानी से बिना परेशानी के अंदर जाने में मदद कर सकती थी। जैसे ही शिरीन आगे बढ़ी, उसे दरवाजे के सामने खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया। वो सुरक्षाकर्मी अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसकी नाक काफी अजीब सी थी। शिरीन को पीछे रोकने के लिए उसने हाथ लहराया, जैसे वो एक मक्खी थी। ये जगह आपके जैसे एक छोटे से गांव के बच्चे के लिए नहीं है, चली जाओ यहां से। मैं तुम्हें अंदर भेजकर इस जगह को गंदा होने नहीं दे सकता। जिसने भी लक्ष्मी भवन जैसी जगह पर काम करना था, भले ही वो सिर्फ एकमात्र सुरक्षाकर्मी ही क्यों ना हो, सबको युद्ध कला में महारत हासिल होना अनिवार्य था। सभी निश्चित रूप से काफी बलशाली थे और रणकौशल में माहिर थे। यहां का अकेला सुरक्षाकर्मी भी 10 से अधिक ताकतवर और मजबूत पुरुषों के खिलाफ अकेले लड़ सकता था। सुरक्षाकर्मी ने सोचा वो शिरीन को आसानी से दूर धकेल सकता है, लेकिन हो कुछ और ही गया।
वो चूक गया क्योंकि शिरीन बस थोड़ा सा मुड़ गई थी, जिसके कारण उसकी हथेली उसे छू भी नहीं पाई। फिर उसे अपनी उंगली पर एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो वजह नहीं समझ पा रहा था। उसने जल्दी से अपनी उंगली की जांच की। उसे उसके हाथ पर कुछ भी नहीं दिखा। अभी भी उसके हाथ गोरे और कोमल थे, बिना किसी लाल दाग के। यही वजह थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में उसके हाथ को हुआ क्या था। वो एक तेज सुई से चुभन महसूस कर रहा था। वो बहुत ज्यादा दर्द में था और चिल्ला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मरना चाहता था। वो अनियंत्रित रूप से चिल्लाया, ए लड़की, क्या काला जादू कर दिया तुमने मुझ पे? बता, जल्दी से मुझे बता। मेरे खिलाफ साजिश करके आई थी ना तुम? शिरीन ने उसकी ओर हैरानी से देखा और बोली, आप किस काले जादू की बात कर रहे हैं? उल्टा तुम वही हो जिसने मुझे धक्का दिया, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं किसी तरह संभवतः किसी काले जादू का उपयोग कर सकती हूँ? वो सुरक्षाकर्मी काफी दुष्ट था। वो सिर्फ एक मासूम राहगीर थी और वो उसे धक्का मारना चाहता था, वो भी काफी जोर से। सौभाग्य से शिरीन थी और वो एक प्रोफेशनल किलर थी। अगर वो सिर्फ एक सामान्य बच्चा होती तो ऐसा धक्का निश्चित रूप से उसे आकाश में भेज देता और थोड़ी दूर जमीन पर गिरा देता। इसीलिए उसने फुर्ती से उसे चकमा देकर उसे दर्द की एक दवा चुभा दी। हालांकि इससे उसकी जिंदगी नहीं जाएगी, लेकिन उसे काफी दर्द का सामना करना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे के लिए उसे काफी तकलीफ होगी और वो उसे ये सजा खड़ूस होने के लिए देना चाहती थी। वो सुरक्षाकर्मी काफी दर्द में था। इतने दर्द में था कि वो अपनी बांह को काटना चाहता था। अन्य सुरक्षाकर्मी भी वहां आ गए, लेकिन वो भी उसके हाथ पर उसकी उंगलियों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। एक सुरक्षाकर्मी ने अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रखना चाहा ताकि वो अधिक विस्तार से निरीक्षण कर सके, लेकिन जैसे ही उसने बांह उठाई उसी वक्त उसे जोर से झूलता हुआ हाथ पड़ा, जो उसको हाथ ना पकड़ने का इशारा था। जैसे ही उसने कलाई को हाथ लगाया, दर्द हो रहा है, एक सुई है, एक सुई है। वो सभी जोर से चिल्लाए। सभी लोग दंग रह गए, लेकिन सुई को कोई नहीं देख पा रहा था। आप कौन है? आप यहां क्यों परेशानी खड़ी कर रही हैं? एक तीसरे सुरक्षाकर्मी ने शिरीन से पूछा और दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने चुपचाप उसे घेरना शुरू कर दिया। शिरीन अभी भी उस स्थान पर खड़ी थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाल लिया और हल्के से कहा, मैं कब किसकी परेशानी का कारण बनी, बताना जरा मुझे। नीलामी घर को मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? उस सुरक्षाकर्मी ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अच्छा तो आप यहां शामिल होने आई हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। एक नीलामी में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण पत्र की आवश्यकता क्यों है? उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां भी आधुनिक वीआईपी इनविटेशन प्रणाली थी। बिल्कुल, शिरीन के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं था। इसीलिए उसने एक लंबी सांस भरी और अंदर जाने के लिए कोई और प्रवेश का वैकल्पिक तरीका निकालने लगी। इससे पहले कि वो उनको ना कहती, पीछे से एक हथेली अचानक से आगे आई उसका पक्ष लेने के लिए। उसने आमंत्रण पत्र जैसी दिखने वाली चीज सुरक्षाकर्मी की हथेली पर रख दी। आमंत्रण पत्र काफी आकर्षक दिख रहा था। पीछे से निकली स्पष्ट आवाज सुनाई दी, उसका आमंत्रण पत्र यहां है। शिरीन ने सफेद रंग की पोशाक में आदमी को देखा। उसने उत्तम और आकर्षक कपड़े पहने थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भीम सिंह थे। वो उसका आमंत्रण पत्र पकड़ के खड़ा था। उनकी पोशाक चंद्र प्रकाश के कारण चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान थी। वो बहुत अच्छा दिख रहा था। उसकी पोशाक की चमक के आगे पीछे पड़ा उज्जवल लालटेन भी फीका लग रहा था। जाहिर है वो एक आमंत्रित अतिथि था, क्योंकि उन 4 सुरक्षा कर्मियों ने घुटने टेक कर उन्हें सलाम किया और बोल पड़े, आइए राजकुमार,